हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम लोग डायमेंशन को ख़त्म कर चुके हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे इस वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जो भी 11th के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर भी क्लास स्टार्ट किया गया है और अब टाइम नहीं है तो आपको थोड़ा थोड़ा फास्ट में रिविज़न करना है। चूँकि ये व्हाइट बोर्ड होने के कारण मैं उतना सारा ऑब्जेक्टिव्स को लिख के नहीं करवा सकता, मैं इसमें थ्योरी करवा रहा हूँ। आप में से जिस भी स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्टिव्स करना है वो क्लास आए। क्लास का जो हमारा टाइमिंग है वो 8 बजे सुबह है, 9 बजे है और शाम में 4 बजे से है। 8 और 9 बजे स्टार्ट हो चुका है, 4 बजे से स्टार्ट होने वाला है। एक दो दिन में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी वेट नहीं करें। आप लोग कहीं पढ़ भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी पढ़िए। आप ऑब्जेक्टिव में आइए, स्पेशल ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पे। इससे आपको फायदा होगा। आप ये मत सोचिए कि हम किसी से पूछ के पास हो जाएंगे। भाई 11th में पूछ के पास हो जाएंगे, 12th में क्या होगा? 11th में पढ़ने का हैबिट रहेगा तो 12th में बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि 12th का एग्जाम चल रहा है, बहुत कंडीशन खराब है, बहुत खराब कंडीशन है। बच्चा वही सोचा कि पूछ के पास हो जाएंगे, वहां पे नहीं हुआ। अपने दम पे एग्जाम दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग आज जो पढ़ते हैं वो वेक्टर पढ़ते हैं। क्योंकि ये जो वेक्टर है, सुनिएगा मेरी बात, मैं कुछ पार्ट यहाँ पढ़ाऊंगा, कुछ आपको मोशन इन प्लेन में पढ़ाऊंगा। ये जो वेक्टर है ये आपका मोशन इन प्लेन का टॉपिक है। किसका है? मोशन इन प्लेन का, जिसमें आपको प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह पढ़ना है। चलिए आइए, सबसे पहले इस वेक्टर में एक चीज समझिए कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। थोड़ा सा फास्ट क्लास होगा, ठीक है। सबसे पहले समझिए कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्केलर क्या होता है। एक बात बताइए, मैग्नीट्यूड दोनों के पास रहेगा, यही रखते हैं स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड 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 नहीं, मैग्नीट्यूड दोनों के पास रहेगा। मैग्नीट्यूड, सुनो यहां पे मैं लिखता हूं, लिखने का तरीका थोड़ा सा बदलिए। मैग्नीट्यूड और एक क्या होता है? एक होता है डायरेक्शन। सुनो भाई, जब स्केलर की बात हो तो मैग्नीट्यूड स्केलर हो या वेक्टर दोनों के पास रहेगा। जैसे मैं कहूं 5 kg, तो 5 kg 5 मैग्नीट्यूड है और kg यूनिट है, तो मैग्नीट्यूड दोनों के पास है। लेकिन 5 न्यूटन जो बल है, वो बल एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि डायरेक्शन इसमें नहीं होता, इसमें डायरेक्शन होता है। तो आपसे कभी पूछे कि व्हाट इज वेक्टर, व्हाट इज स्केलर, तो बोलना द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज only magnitude but not direction. Only magnitude but not direction is called scalar, and the physical quantity which has both magnitude and direction is called vector quantity. क्लियर? अब आपसे एग्जाम्स में पूछता कि बताइए भैया स्केलर और वेक्टर्स कौन सा है आप लोग रटते हैं। मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिससे आपका परेशानी दूर हो जाएगा। आ जाओ, क्या है परेशानी? सुनो, आप और हम मिलके इसका सॉल्यूशन कुछ निकालते हैं ऐसा जो कि ये क्लियर हो जाए। तो हम कैसे करेंगे भाई? हम ये करेंगे, हम एक चीज होता है डिस्टेंस और एक चीज होता है डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा मैं ग्राफ के माध्यम से यहाँ पढ़ा बता दे रहा हूँ, बाकी मैं करूंगा। जैसे मैं कहता हूं कि एक ए पॉइंट यहां है और एक बी पॉइंट यहां है, और अगर ये रास्ता है तो जहां से हम एक्चुअल पाथ को फॉलो करते हैं तो वो डिस्टेंस होता है, जहां से मेरा ओरिजिनल रास्ता है। लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जहां से हमको ए से बी जाना है, तो ए से बी अगर हमको जाना है तो ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। अब शॉर्टेस्ट पाथ को ही क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के केस में आप देखेंगे कि आपका डायरेक्शन जो है वो एक कांस्टेंट डायरेक्शन है, कहीं बदल नहीं रहा है, तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन जब डिस्टेंस की बात आएगी तो एक टाइम में आपका डायरेक्शन ऐसे है, फिर ऐसे हो गया मुंह का, फिर ऐसे डायरेक्शन हो गया, फिर ऐसे, मतलब मुंह का डायरेक्शन आपका बदल रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो हमारा है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। अब यहां से हम शुरू करते हैं। ये हो गया दूरी और ये हो गया विस्थापन। जिसको हिंदी में प्रॉब्लम होता है वो थोड़ा सा
देख लेंगे इंग्लिश में। अब देखो, अब बताओ, जब डिस्टेंस हो गया तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस स्पीड में आ गया तो स्पीड भी स्केलर हो गया, और वेलोसिटी क्या हो गया, ये हो गया। अब देखो, मैं कहता हूं कि दोनों साइड याद करने से अच्छा है कोई एक साइड याद कर लो। मैं कहता हूं कि अगर वेलोसिटी है, आप जानते हैं कि एक्स, अब ये वेलोसिटी जिसमें भी आएगा, चाहे फॉर्मूला में आए चाहे कहीं भी है, वो सब वेक्टर हो जाएगा। जैसे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बटा dt। तो वेलोसिटी हमारा अगर वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, वेक्टर, एक्सेलरेशन। अब बताओ, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी हमारा वेक्टर है तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, इंपल्स क्या हो जाएगा। मोमेंटम इंपल्स एक जैसा होता है, यूनिट में बताए हैं। एक बात बताइए, फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब कोई बोलेगा बच्चा कि सर वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर फोर्स अगर स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है तो वर्क भी होना चाहिए। मैं कहूंगा कि इस नियम के अनुसार तो होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए कि काम पे डायरेक्शन का असर नहीं होता है। जैसे मैं कहता हूं कि आप पानी भरिए, ठीक है, आप पानी भरिए, आप, मैंने आपको 2 मग पानी भरने के लिए दिया, तो आप क्या कहेंगे कि अगर पूर्व दिशा से पानी भरेंगे तभी 2 मग पानी भरेगा, वैसे नहीं भरेगा। मैं कहूँ कि आप झाड़ू मारिए, तो झाड़ू मारेंगे तो क्या इसमें कभी है ऐसा कि पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही झाड़ू मारना है या पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके झाड़ू मारना है, नहीं। तो वर्क पे कभी भी डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं होता है। इसे किधर से भी करो ये सेम रहेगा, उतना ही काम होगा। तो ये वर्क आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। वही हो गया, एनर्जी भी आ गया। ग्रुप बना के याद कीजिए, एनर्जी भी आ जाएगा। क्यों, मान लीजिए आपका बच्चा बॉर्नवीटा पीता, आपका भाई बॉर्नवीटा पीता, आप पीते हैं बॉर्नवीटा, तो ये कहा जाता है क्या कि बॉर्नवीटा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पीजिएगा तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, नहीं, ये नहीं कहा जाता है, ये नहीं कहा जाता है। अब एक चीज देखिए, कितना हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, इंपल्स हो गया, फोर्स हो गया, टॉर्क भी हो जाएगा। टॉर्क, टॉर्क फोर्स है तो ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर। और क्या हो जाएगा, और भी बहुत सारा चीज होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इंपल्स, फोर्स, टॉर्क, ये सारी चीजें। और जितने भी इंटेंसिटी क्वांटिटी है, इंटेंसिटी क्वांटिटी, जैसे लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसमें भी इंटेंसिटी रहा, सब इंटेंसिटी क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे हैं इसमें, फील्ड जिसमें भी लगा रहे, बस याद रखना है आपको। इसमें आएंगे प्रेशर वगैरह आ जाएगा, प्रेशर, एरिया, एक को याद रखना है, दोनों को याद नहीं रखना है, एक को याद रखना है, मास। अच्छा, मास इसमें आ गया, तो वेट किस में आएगा भाई, इसमें आएगा। क्यों, क्योंकि वेट एक तरह का फोर्स होता है। कौन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसीलिए इसमें आएगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, इससे हर बार 1 से 2 सवाल आ ही जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है, आप बस इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जिसमें भी फोर्स आ गया, जिसमें इंटेंसिटी लग गया वेक्टर, जिसमें मोमेंटम आ गया, जैसे एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, इंपल्स, ठीक है, वो सब आ जाएगा, सब इसमें आ जाएगा। क्लियर, चलो, अब यहां से हमारा वेक्टर स्टार्ट होता है। अब यहां से हमारा वेक्टर चैप्टर्स जो है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले समझिए वेक्टर क्या होता है। वेक्टर हमने बता दिया, सब उसके बाद पढ़ा जाता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर में बहुत सारा वेक्टर होता है। पॉजिटिव वेक्टर होता है, नेगेटिव वेक्टर होता है, प्रॉपर वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है, नल वेक्टर होता है। तो सबसे ज़्यादा जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है नल वेक्टर और यूनिट वेक्टर।
नहीं पाएगा। सबसे पहले समझिए वेक्टर होता कैसा है। वेक्टर देखिएगा तो आपका इस रूप का होता है, 2 डायमेंशनल भी होता है, 3 डायमेंशनल भी होता है। ये एक्स डायरेक्शन होती है, ये वाई डायरेक्शन होती है, जेड डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन को आई से डिनोट कर सकते हैं, वाई डायरेक्शन को जेड जे से, और इसको के से। तो मान लीजिए अगर आपको ए वेक्टर लिखना है तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस, मतलब आप सुन लो ना, xi प्लस yj प्लस जेड के। यहाँ पे एक्स वाई जेड आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 जैसा जैसा आपको मानना रहे। क्लियर? ऐसा नहीं 2 डायमेंशनल भी रह सकता है, हो सकता है जेड में ना रहे तो एक्स और आई और जे रहेगा, ऐसे करके रहता है। तो नल वेक्टर क्या होता है? नल वेक्टर को हम जीरो वेक्टर कहते हैं। जीरो वेक्टर वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। अब बोलेगा कि सर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मोड निकालते हैं, और मोड निकालने के लिए क्या होता है, जो ये क्वांटिटी है इनका स्क्वायर करके आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यही होता है। आप लोगों को दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, चलिए इस तरह का, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का अगर आपको फॉर्मूला पूछेगा तो आप ऐसे कीजिएगा, ऐसे मैग्नीट्यूड। लेकिन कई बार आपको यूनिट वेक्टर पूछता है। देखिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम से तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है, क्योंकि जब आपको बहुत डीप से अच्छे से पढ़ना था तो आप उतना ध्यान से दिए नहीं, ठीक है। तो नोट्स अभी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनना है, एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से पढ़ना है ताकि एग्जाम्स में काम हो जाए। अब सारे वेक्टर्स को मैं लिखाऊंगा कि द वेक्टर विच आर भी, वो तो आपको बहुत टाइम चला जाएगा और उतना पढ़ने का टाइम आपके पास भी नहीं है। असल बात में ये है कि जैसे आप लोग नए नए हजारीबाग में आए होंगे तो कोई बोल दिया होगा यहाँ जाओ भाई, कोई बोल दिया होगा वहाँ जाओ भाई। यहाँ पे देखिए बहुत अलग सिस्टम चलता है, ये आप भी समझ गए होंगे कि इसके पास भेजो तुम्हारा इतना ये बनेगा वो बनेगा। तो उस तरह से नहीं कीजिए, उस तरह से पढ़ाई जो है वो बर्बाद हो जाता है। अब आप समझदार हो गए हैं, ऐसा धोखा ना हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे पास आइए अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो, हाँ, लेकिन आप पढ़ के देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या है। बट स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। तो 12th में धोखा ना हो, आप अच्छे से क्लास करके पहले देखें, उसके बाद ही एडमिशन लें कहीं, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर क्या कहता है कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिट वेक्टर यही होता है। तो सर यूनिट वेक्टर, जैसे मान लीजिए कि यूनिट वेक्टर अगर हमको निकालना है किसी का तो हम कैसे निकालेंगे सर? तो जो आपका वेक्टर दिया हुआ है उसको उसी के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए कि आपको ये वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर दिया हुआ है, इसका आपको यूनिट वेक्टर पूछता है कि इसका फाइंड कीजिए यूनिट वेक्टर। तो ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। तो इस यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो हमारा वेक्टर है उसको इसके मैग्नीट्यूड से भाग देते हैं। मैग्नीट्यूड हमारा क्या आया है? ये आया है। इसका मतलब आपका जो फाइनल में यहाँ पे लिख देते हैं, ये होगा xi प्लस yj प्लस जेड के बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। इस चीज़ को ये बहुत पूछता है, कई बार ये वाला पूछ देगा, ये वाला पूछ देगा, ये यहाँ पे ले आएगा गुना में। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है। नल वेक्टर ये लिखा, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ टाइप्स ऑफ वेक्टर में। आपको बहुत सारा चीज़ है लेकिन आपको पढ़ना नहीं है। चलो देखो, पॉजिटिव वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर जस्ट अपोजिट होता है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ठीक है। पॉजिटिव वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर कुछ नहीं होता। प्रॉपर वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव नहीं आएगा। देखो पॉजिटिव वेक्टर क्या होता है, जैसे मैं कहूँ कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में ए, तो अगर इसी का नेगेटिव वेक्टर अगर मैं लूँ तो इस डायरेक्शन में आएगा। बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा लेकिन मैग्नीट्यूड उसका सेम रहेगा। यही तो नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर ये होता है, इसका नेगेटिव लेना है तो इस डायरेक्शन में आएगा। क्लियर? अब देखो इसमें आपको पूछना है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका सबसे पहले ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे बहुत पूछता है, एंगल दे देता है और रिजल्टेंट पूछता है। सबसे पहले आप समझिए कि मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है, यह है टेल, यह है ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि बताइए इसका रिजल्टेंट क्या होगा।
तो रिजल्टेंट ए इंटू बी, ए और बी का रिजल्टेंट जो होगा वो ये होगा, ये रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि अगर मैं इस वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं और इसको मैं ऐसे करके ऐसे मिला दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कुछ एंगल बनाएगा। यहाँ से मैं कहता हूँ कि अल्फा एंगल बनाएगा, ये थीटा एंगल बनाएगा, कुछ भी बनाएगा। तो आप जानते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में आपको पढ़ना होता है कि अगर ये है इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है तो आप जानते हैं कि ये वाला जो वेक्टर होगा, आपको पता है कि अगर ये हमारा वी वेक्टर है तो जिसके साथ एंगल बनाता है उसको बोलते हैं क्या, बी कॉस थीटा, और इसको क्या बोलते हैं, बी साइन थीटा। इस हिसाब से ये हमारा क्या हो गया, बी साइन थीटा और ये बी कॉस थीटा। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आर बराबर, ये वाला देखिएगा, ये रिजल्टेंट हो गया। अब क्या हो गया, मान लीजिए कि आप दे देते हैं इसको, कुछ दे दीजिए नाम, एम एन ओ पी, ऐसे करके नाम देते हैं, ऐसे करके, क्लियर। तो आप जब इस पूरे ट्रायंगल को देखेंगे तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, आर है, आर है, रिजल्टेंट आर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का स्क्वायर। बेस क्या है, बेस आपका इस पूरे को लेना है, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। देखो सुनो मेरी बात, ये तो हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिए। देखिए अगर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 2ab कॉस थीटा, क्लियर। और जैसे ही ये आर को हटाएंगे तो ये इधर रूट चढ़ जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। गलती कहाँ होता है वो मैं बताता हूँ। गलती होता है यहाँ पे कन्फ्यूजन में कि यहाँ प्लस होता है या माइनस होता है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसी में क्या करता है कि कोई भी दो वेक्टर्स दे देगा आपको, इसी में कोई भी दो वेक्टर दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मान क्या होगा। तो आप समझिएगा, यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप लोग, यहाँ तक समझ पा रहे हैं मेरी बात को, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यही वाला होता है पैरेललोग्राम स्लो ऑफ वेक्टर में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अब चलो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ, कहाँ पे, इसको मैं लिख लेता हूँ आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही चीज मैं यहाँ पे लिख लिया, क्लियर। अब देखो आपसे क्या पूछता है कि एक बात बताइए, अगर कोई दो वेक्टर्स है जो इक्वल मैग्नीट्यूड का है, अगर मैग्नीट्यूड अलग दिया है तो उसी पे बनेगा, लेकिन अगर कहीं कहता है कि अगर कोई दो वेक्टर्स है जो इक्वल मैग्नीट्यूड का है और उसके बीच में एंगल 0 है, तो बताइए रिजल्टेंट क्या होगा। देखिए अगर सेम डायरेक्शन हो, अगर सेम डायरेक्शन हो तो थीटा आपका क्या हो जाएगा, 0। क्यों, आप जिधर चल रहे हैं एक आदमी इधर चल रहा है, एक दूसरा आदमी भी इधर ही चल रहा है, तो इसके बीच में ये तो पैरेलल हो गया। तो पैरेलल के केस में थीटा क्या हो जाता है, 0। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन हो, एक इधर चल रहा है और एक इसके अपोजिट में चले, तो थीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। परपेंडिकुलर के केस में एक वेक्टर ऐसे एक वेक्टर ऐसे, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
90 डिग्री। क्लियर। सेम डायरेक्शन रहे, अपोजिट डायरेक्शन रहे, तो थीटा बराबर 180 डिग्री। ठीक ठीक है। आप मेरी बात को सुनिए। अगर ये कहता है कि टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैव सेम डायरेक्शन देन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दैट वेक्टर। अगर सेम डायरेक्शन है तो थीटा का मान क्या होगा? 0। इसका मतलब अगर मैं इस cos थीटा का मान 0 कर दूं तो cos 0 का मान क्या होता है? 1। cos 0 का मान थीटा का मान 0 लेंगे तो 1। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा? ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये रूट हटेगा स्क्वायर से। तो जब सेम डायरेक्शन की बात आई तो r बराबर हो जाएगा a प्लस बी, और जब इक्वल मैग्नीट्यूड है तो a प्लस ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो ट्वाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। अगर आपका सेम डायरेक्शन है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, इक्वल मैग्नीट्यूड, तो जो आपका रिजल्टेंट जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड ट्वाइस हो जाएगा। आपके पिछले साल 11th एग्जाम्स में पूछा था कि बताइए अगर कोई दो वेक्टर्स है जो इक्वल मैग्नीट्यूड का है बट अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? ये रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड है, थीटा बराबर 180 लेंगे तो 180 लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a माइनस बी हो जाएगा। अब a माइनस बी हो या कुछ भी हो, आप उतना समझिए, दिमाग आइए कि अगर ये वेक्टर्स भी कुछ मैग्नीट्यूड का है, मान लेते हैं कि x मैग्नीट्यूड का है और ये भी x मैग्नीट्यूड का है, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये उधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, तो दोनों आपस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल कर देंगे तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0। समझ रहे हो? अब ये चीज ठीक है, लेकिन अगर कभी आपके एग्जाम्स में पूछे कि बताइए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आर 0 डिग्री, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आर 90 डिग्री, जब 90 डिग्री लेगा, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री, यहीं से सवाल आपका आएगा, याद रखिएगा। तो आपने कहा था सर कि थीटा बराबर 90 लेंगे तो cos 90 का मान 0 हो जाता है। अगर ये 0 हो गया तो इस पूरे को 0 कर देगा, तो रिजल्टेंट जो हमारा आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपसे ये पूछ सकता है कि अगर दो वेक्टर से जो आपस में परपेंडिकुलर है तो बताइए कि क्या होगा, ये कौन सा रिलेशन सही है? तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब दोनों का स्क्वायर जोड़ के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर आएगा। क्लियर? जिससे मैं कहता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, 7 12 कितना हो जाएगा? 5 12 13 ना। अच्छा, 5 12 13, तो ऐसे करके हो जाता है। अच्छा, एक होता है 120 डिग्री करके, एक 120 डिग्री करके होता है, तो 120 डिग्री करके पूछेगा तो क्या हो जाएगा? आप थीटा का मान 120 ले लेंगे। अब 120 लेंगे तो क्या हो जाएगा? cos 120 का मान होता है 1/2, cos 120 का मान 1/2, और 1/2 जैसे ही करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी आ जाएगा। अब इक्वल मैग्नीट्यूड है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर आ जाएगा, तो रूट 3 बाहर निकल जाएगा। तो ये देखिए जो रिजल्टेंट है वो रूट 3 टाइम्स हो जाएगा। इस तरीके से याद रखना है। एंगल देगा, आपको सीधा इस पर बैठाना है और वैल्यू पुट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से यही सवाल एक आपका पूछता है। अच्छा, एक ये भी पूछता है डायरेक्शन, तो tan अल्फा बराबर, आप जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है?
साइन बट्टा परपेंडिकुलर बट्टा बेस। तो परपेंडिकुलर इस केस में क्या है, बी साइन थीटा, और बेस क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा। बस यही हो गया। ये है अल्फा। अल्फा अल्फा वो एंगल है जो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल वेक्टर्स के साथ बना रहा है। ठीक है, इतना आपको नहीं समझना, बस इसको याद रखिएगा। कैसे याद रखना है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर ये वाला है और बेस ये वाला है, बस हो गया। ठीक है, अब जल्दी से हम आपको एडिशन ऑफ वेक्टर ऐसा करके पढ़ा देते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन। जैसे मान लीजिए कि ए बराबर दिया है 2i 3j प्लस 2k, और b बराबर दिया है i प्लस j माइनस के। तो देखो एक प्रॉपर्टी होता है, ए वेक्टर ऐसे जोड़ो या ऐसे जोड़ो, ये इक्वल होता है, इक्वल होता है, कोई गलती नहीं होगा। 2+3 जोड़ो या 3+2 जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सब्सट्रैक्शन की बात आएगी, याद रखिएगा मेरे बात को, स्टेटमेंट में आपको दे सकता है, सब्सट्रैक्शन की बात आएगी, जैसे मैं कहता हूँ कि a बराबर 2i प्लस 3j प्लस 2k, और वेक्टर b बराबर क्या है, i प्लस j माइनस के। तो अगर आप एक साइड करते हैं a माइनस बी और दूसरा साइड करते हैं b माइनस ए, तो क्या ये दोनों बराबर होगा? नहीं, साइन का फर्क आ जाएगा, नेगेटिव का। इसको भी याद रखिएगा। साइन का फर्क क्यों आएगा सर, क्यों आएगा, ये आपको मैथ में पढ़ना है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर मैं कहूँ कि a बराबर आया 4 और b बराबर आया 5, तो 4 में से 5 घटाएंगे तो -1 आएगा, और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो फर्क किसका आया, माइनस का ही आया ना। मैग्नीट्यूड आपका सेम रहेगा, लेकिन साइन का फर्क आ जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा। बस यही समझाना था हमको। और अगर कभी दे दीजिए, सुनिए, अगर कभी आपको ए ऐसे दे दे, बी ऐसे दे दे, और आपको पूछे कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। कैसे जोड़िएगा, 2i प्लस 1i, 3i 3j प्लस j 4j। अब 2k माइनस के छुटेगा, प्लस 2k और माइनस के, तो क्या आ जाएगा, प्लस के। ऐसे हो गया, क्लियर। इतनी सी बात, क्या आपको कोई दिक्कत है? अब मैग्नीट्यूड पूछेगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 16 में 25 और 1 26 यूनिट आंसर। अगर कभी आपसे पूछता है ऐसे, तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम आपको बता दिए, कोई दिक्कत? चलिए, अब हम आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बताते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन, जिस चीज़ को हम लोग 3-4 दिन पढ़ाते हैं, उस चीज़ को अभी थोड़ा सा फास्ट पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों को भी देखना एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और उतना टाइम भी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर जो होता है वो क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में 2 तरह का वेक्टर्स होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर क्वांटिटी को इससे प्रोडक्ट करते हैं, और इसमें करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? और वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। और स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कैसे होता है? ए डॉट बी। अब ए डॉट बी होता है तो इसको लिखते हैं हम लोग ए बी कॉस थीटा, और इसमें लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी
ये होता है ए बी साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट जो है वो अपने साथ कॉस थीटा लेता है और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो अपने साथ साइन थीटा लेता है। ये कॉस थीटा लेता है और ये साइन थीटा लेता है। सबसे पहले आपको यही समझना। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे वेक्टर्स होते हैं ऐसे करके, यहाँ पे मैं बताता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ए आई, ये जे और ये के। सुनिएगा, अगर मैं ये तीनों वेक्टर्स जो है वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सुनिए मेरी बात को, ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये तीनों जो है वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, ऐसे करके। एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा। देखिए, हालांकि ये जो ऐसे है और ये जो नीचे दिखा रहा है ना वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे है, ऐसे 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 जा रहा है, ऐसे। देखिएगा, तो ये जो वेक्टर्स आप देख रहे हैं ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब तीनों के बीच में 90 डिग्री है। आप देखेंगे कि आपसे कई बार पूछता है कि ये थीटा का मान जब परपेंडिकुलर, एक पूछता है परपेंडिकुलर और एक पूछता है पैरेलल। सुनो, अगर परपेंडिकुलर होगा तो थीटा का मान क्या होगा? 90। और पैरेलल होगा, पैरेलल, तो थीटा का मान क्या होगा? 0। सुनो मेरी बात, पैरेलल कब होगा? जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो। तो अगर आई डॉट आई आपसे पूछेगा, क्रॉस प्रोडक्ट में आपसे पूछ सकता है, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई पूछेगा, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा 0 हो जाएगा। अब कॉस 0 का मान क्या होता है? 1। तो इसका मतलब, इसीलिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, कि अगर कोई वेक्टर, टू वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? 1 होगा। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 1 होगा। जैसे j इंटू जे, ये भी 1, k इंटू के, ये भी 1। लेकिन अगर आप कहेंगे कि i डॉट जे क्या होगा, तो गलत हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? i और j के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। अब cos 90 जैसे रखेंगे ये पूरे को 0 कर देगा। तो जैसे ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे और डॉट प्रोडक्ट में अगर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर होता है तो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाता है? 0। क्या होता है? 0। ठीक है। तो आपसे सवाल पूछता है कि इफ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल 0। तो परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए डॉट प्रोडक्ट इज 0। और इसमें आपको एक चीज थोड़ा सा समझना है कि आप a डॉट बी कीजिए या b डॉट ए कीजिए, ये आपका सेम रहेगा, इसमें आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी cos थीटा हो जाएगा और ये बी ए cos थीटा आ जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ए cos थीटा आ जाएगा। और उसमें बी और ए को आगे कीजिएगा तो माइनस का फर्क होता है। क्लियर मेरी बात? आगे बढ़े, अब आ जाइए यहाँ पे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट क्या लेता है? cos थीटा लेता है। cos थीटा लेता है अगर कोई दो वेक्टर्स है उसका डॉट प्रोडक्ट कराया जाए तो क्या मान निकलेगा? क्लियर? वैसे ही अब आइए इधर ए डॉट बी, ए क्रॉस बी। सुनो, ए क्रॉस बी में आप जानते हैं कि यहाँ पे अगर 0 डिग्री होगा और यहाँ पे जब 90 डिग्री होगा, 0 डिग्री मान पे 0 हो जाएगा, 90 डिग्री मान पे 1 होगा। सुनिएगा मेरी बात को, जब 0 होगा, सुनिएगा, जब 0 होगा तब तो 0 हो ही जाना है, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर के केस में 1 नहीं होगा। 1 नहीं होने का रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे आपको ये शो करेगा कि ये जो जैसे i और j है, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर, इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर की ओर डिनोट करेगा। और आपको ये वेक्टर्स को हमेशा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव करना है। किस में मूव करना है? एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर i के साथ
क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो क्या मान हो जाएगा 0, सेम का सेम वेक्टर के साथ। लेकिन यहाँ पे क्या था, सेम का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1। 0 क्यों हो गया, क्योंकि जिधर आई है उधर ही फिर से आई को भेज देंगे तो एंगल कितना बन जाएगा 0। और साइन के केस में 0 का मान क्या हो जाता है 0, लेकिन कॉस के केस में 0 का मान क्या हो जाता है 1। समझ रहे हो। अब हम देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे, हमने देखा कि पैरेलल के केस में, सुनिएगा मेरी बात, पैरेलल के केस में यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट वो 1 हो जाता है, और यहाँ पे पैरेलल के केस में जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 हो जाता है। ठीक है, ये तो आई 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 जे जे सबका हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि आई इंटू जे क्या होगा, तो आप कहेंगे कि आई इंटू जे होता है के। क्यों, क्योंकि आई और जे उसको शो करेगा जो उसका परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि जे आई ये किसको शो करेगा, तो मैं कहता हूं कि अगर आई से जे पॉजिटिव के है तो जे से आई माइनस नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि अगर ए क्रॉस बी है तो ये अलग, ये जो है वो बी क्रॉस ए के नेगेटिव साइन के बराबर होगा। क्लियर, बताइए कोई दिक्कत। ये होगा आपका बी ए बी साइन थीटा, ये होगा माइनस बी ए साइन थीटा। तो जैसे ही माइनस को आगे पीछे, ए बी को आगे पीछे कीजिएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। यहाँ तक देखिए। अब मान लीजिए कि ऐसे के से जाएगा आई के पास, तो के से आई के पास जाएगा तो जे बनेगा, क्या बनेगा जे। लेकिन आई से के पास आ जाए, उल्टा आ जाए, तो बनेगा माइनस जे। ऐसा करके बनता है। ठीक है, आपको कई बार डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पूछ देता है। कैसे पूछता है, आ जाओ थोड़ा सा हम देख लेते हैं, है ना, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे आपसे सवाल दे दिया एक, ये दे दिया कि a बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k, b बराबर i प्लस 2j माइनस 3k, तो a डॉट b बताइए। देखो, हमने आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो 2i और i के साथ होगा, जे का जे के साथ होगा, दूसरे के साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दूसरे के साथ जैसे है आई और जे होगा, cos थीटा आएगा, और आई और जे जैसे आएगा परपेंडिकुलर में 90 डिग्री लेना पड़ेगा, 90 डिग्री cos 90 का मान 0 होता है। तो आप इसको गुना कर देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 का 2 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 दिया 12, लेकिन माइनस साइन है तो माइनस 12, तो 6 2 8 और माइनस 12, इसका मतलब -4 यूनिट। क्लियर। एक सवाल आपसे ऐसा पूछा जाता है, एक सवाल आपसे ऐसा पूछा जाता है, क्या बोला, और एक सवाल आपसे ऐसा पूछा जाता है, ऐसे भी पूछा जाता है। आप सभी लोगों को क्लियर दिख रहा है। हाँ देखिए, ये क्या होता है, ये होता है, कहता है कि किस एंगल पे, थीटा पूछ रहे हैं इसमें आपको, फाइन थीटा, तो किस एंगल पे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होंगे। तो ये देखो, ये भी कॉस थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। सुना मेरी बात, ए बी से ए बी तो खत्म हो गया। अब कॉस थीटा और साइन थीटा का मान किस पे बराबर होता है, थीटा का मान 45 डिग्री। क्लियर, इसमें आएंगे तो a प्लस बी हमने आपको बताया था कि क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये इधर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सो स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, अब ए स्क्वायर करता हूँ, बी स्क्वायर करता हूँ। सुनना मेरी बात को,
ये -2 ए भी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4ab कॉस थीटा बराबर 0 आ जाएगा। ये तो पूरा कांस्टेंट है, 0 की तरफ जाएगा 0 हो जाएगा। अब कॉस थीटा बराबर 0 आ गया है, इसका मतलब कितना रहा होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपको थीटा पूछता है तो थीटा क्या हो गया 90 डिग्री। आपको मैं निकालने के लिए भी बता दिया और डायरेक्ट भी याद रख लीजिएगा कि 90 डिग्री पे सम और डिफरेंस दो वेक्टर्स का बराबर होगा। ये हमारा वेक्टर्स का था और अगर ऐसा कुछ रहा तो मैं कुछ सवाल ऑब्जेक्टिव्स के तौर पे करवा दूंगा, ठीक है। बाकी जिनको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पढ़ना है वो क्लास आए, क्योंकि देखिए व्हाइट बोर्ड पे उतना सारा सवाल लिख के करवाना थोड़ा संभव नहीं हो पाता है। तो आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए, सीरियस बनिए, ऐसा मत बनिए कि टीचर आपको लूट ले, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने स्तर से पढ़ाई कीजिए और सोच समझ के क्लास ज्वाइन कीजिए कहीं भी। जब भी हमारा बैच स्टार्ट होने वाला होगा 12th का मैं आपको जानकारी दे दूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक यू।